स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जून 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर साल की तरह देश की लिस्टेड नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा रिपोर्ट किए गए कलेक्टेड डोनेशंस की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड की, जिसके अकॉर्डिंग साल 2020-21 में इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कुल मिलाकर 633 करोड़ रुपीस से ज्यादा का डोनेशन प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इस लिस्ट में किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा डोनेशंस कलेक्ट किए थे? जी हाँ, आपका अंदाजा शायद बिल्कुल सही है। वो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यही नहीं, जनवरी 2022 में रिलीज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में बीजेपी द्वारा उसके डिक्लेयर्ड एसेट्स ने उसे इंडिया की सबसे अमीर पार्टी भी बना दिया है। तो चलिए, आइए आज हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस पार्टी का इतिहास क्या रहा है और वो क्या कारण है कि आज ये इंडिया की रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल ऐसे और जीएस मेंस के पेपर 2 के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31 अगस्त है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29C के अकॉर्डिंग सभी लिस्टेड नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी डोनेशंस 20,000 रुपीज या उससे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, उन्हें उन डोनेशंस के डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना मैंडेटरी है। और अगर ये पार्टीज ऐसा नहीं करती हैं, तो वो इनकम टैक्स 1961 के तहत इन डोनेशंस पे मिलने वाले टैक्स एग्जम्पशन का लाभ नहीं उठा सकती। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किए गए डिटेल्स के आधार पर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस हाउसेस और इंडिविजुअल द्वारा डोनेट किए गए कुल अमाउंट 633 करोड़ रुपीस में से 477 करोड़ रुपीस यानी लगभग 75% अमाउंट अकेले बीजेपी को मिला था। और बीजेपी ने यह डोनेशन 2206 कंट्रीब्यूशन से प्राप्त किया था। वहीं टोटल डोनेशंस की इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इस दौरान 1059 कंट्रीब्यूटर से 74 करोड़ रुपीस का डोनेशन मिला था, यानी बीजेपी के टोटल अमाउंट से लगभग 6.5 टाइम्स कम। वहीं अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें, तो उसमें भी बीजेपी को सबसे ज्यादा 785.77 करोड़ रुपीस का डोनेशन मिला था और इस दौरान कांग्रेस को 137 करोड़ रुपीस का डोनेशन प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर हम इंडियन नॉन पार्टिसन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जनवरी 2022 की रिपोर्ट माने, तो देश की सभी नेशनल पार्टीज की टोटल एसेट का लगभग 70% अकेली भारतीय जनता पार्टी ओन करती है। ADR की रिपोर्ट द एनालिसिस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर फिस्कल ईयर 2019-20 के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में देश की 7 नेशनल पार्टीज के टोटल डिक्लेयर्ड एसेट्स ₹988.57 करोड़ थे। वहीं 44 रीजनल पार्टीज की टोटल एसेट वैल्यू ₹2,129.38 करोड़। इसमें से भारतीय जनता पार्टी द्वारा डिक्लेयर्ड टोटल एसेट वैल्यू 4,877.44 करोड़ रुपीस थी। वहीं टोटल एसेट वैल्यू में बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी का नंबर आता है,
जिसके पास कुल 698.33 करोड़ रुपीस के एसेट्स थे। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 588.16 करोड़ रुपीस की अपने टोटल एसेट वैल्यू के साथ तीसरे नंबर पर थी। तो दोस्तों, इन आंकड़ों के आधार पर आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। लेकिन ऐसा क्यों है? इस प्रश्न पर बढ़ने से पहले आइए हम बीजेपी के राजनीतिक इतिहास को भी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, जिसने 1951-52 में हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस में केवल 3 सीट्स जीती। और इसके बाद भारतीय जनसंघ लगभग 2.5 दशक तक पॉलिटिकल स्फीयर में इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनी रही। लेकिन 1977 में बहुत से अन्य दलों के साथ ये जनता पार्टी में मर्ज हो गई। हालांकि ये विलय ज्यादा लंबा ना चल सका और कुछ इश्यूज की वजह से भारतीय जनसंघ के ओरिजिनल मेंबर्स ने जनता पार्टी छोड़कर 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में एक अलग दल का निर्माण किया और यहां से उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी का। शुरू में इस पार्टी को अपनी जमीन तलाशने में बहुत सी दिक्कतें आईं और इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद भारत के बदलते पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के बीच हुए 1984 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी केवल 2 सीट्स और टोटल वोट्स का महज 7% ही जीत पाई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से लोकसभा इलेक्शंस में से ये 2 सीट्स किसने जीती थी? और हाँ, वो वाजपेयी जी और अडवाणी जी दोनों ही नहीं थे। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। खैर, जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी की शुरुआत कितनी हम्बल थी, लेकिन अगर हम उसके आज की बात करें तो दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जी हाँ, 2015 में जैसे ही बीजेपी द्वारा डिक्लेयर्ड उसके टोटल रजिस्टर्ड मेंबर्स की संख्या ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रजिस्टर्ड मेंबर्स के आंकड़े को क्रॉस किया, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। यही नहीं, अगर हम आज की स्थिति में देखें तो बीजेपी द्वारा प्रेजेंटेड डेटा के आधार पर बीजेपी के कुल रजिस्टर्ड नंबर्स लगभग 18 करोड़ हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से लगभग दुगने हैं। वहीं अगर हम इंडिया में बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो आज लोकसभा में इसके 303 मेंबर्स हैं, जो टोटल सीट्स का 55.80% है। यही नहीं, इंडिया के 29 में से 12 स्टेट्स में बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट और 4 अन्य स्टेट्स में बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सबसे रिच पार्टी भी है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि बीजेपी द्वारा बीते 4 दशक में पाई गई अद्भुत सफलता के पीछे आखिर कारण क्या है? तो बीते दशकों में बीजेपी की राजनीतिक सफलता और उसके सबसे अमीर पार्टी बनने का एक ही कारण है, वह है उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी। बीते सालों में आम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जैसे बढ़ी है, उससे उसे मिलने वाले डोनेशंस और उसके एसेट्स का बढ़ना स्वाभाविक। यदि शेयर मार्केट का उदाहरण देते हुए आपसे पूछा जाए कि आप किस शेयर पर पैसा लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप उसी स्टॉक पे पैसा लगाएंगे जिसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर जिस कंपनी के आदर्श या बिजनेस पॉलिसी आपसे मिलते हैं। पॉलिटिकल डोनेशंस भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने मेहनत की कमाई डोनेशन के रूप में इसलिए भी देते हैं क्योंकि या तो वो उस पार्टी की बेसिक फिलॉसफी से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं या फिर उन्हें उस पार्टी से उम्मीद होती है कि उनकी पॉलिसीज आगे चलकर उनके लिए फायदेमंद होंगी। लोगों की यही उम्मीद ही थी जिसने 2014 और फिर 2019 में बीजेपी को रिकॉर्ड मैंडेट देते हुए सत्ता दिलाई। साथ ही जिस तरह बीजेपी के रजिस्टर्ड मेंबर्स और उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स द्वारा 2024 लोकसभा इलेक्शंस में भी बीजेपी की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश में इस पार्टी की आइडियोलॉजी और इसकी फ्यूचर पॉलिसीज से लोगों को अनेक उम्मीदें हैं और इसीलिए न केवल वो इस पार्टी से जुड़ रहे हैं बल्कि दिल खोलकर इसे डोनेट भी कर रहे हैं। यही नहीं, 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी द्वारा जिस तरह का प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन चलाया जा रहा है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में लोगों की आस्था ही है जिसने इस पार्टी को लोकसभा में महज 2 मेंबर से 303 के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। साथ ही इस दौरान बीजेपी ने खुद को टेक्निकली एडवांस करते हुए डिजिटल कैंपेन्स और सोशल मीडिया का भी खूब सहारा लिया, जिसका उचित लाभ उठाने में अन्य पार्टियां कहीं ना कहीं पीछे रह गईं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अपनी स्टैब्लिश्ड लोकप्रियता के चलते भारतीय जनता पार्टी का वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी बनना और देश की सबसे अमीर पार्टी के रूप में उभरना तय तो था ही।
लेकिन कभी कभी पॉलिटिक्स और उसकी फंडिंग में ये करंट इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का लॉजिक उतना सिंपल नहीं रह जाता है जितना दिखता है। क्योंकि जैसे आम जनता की सरकार से कुछ उम्मीदें होती हैं, वैसे ही कुछ उम्मीदों का बोझ बिजनेस हाउसेस और कॉर्पोरेट्स की ओर से भी बढ़ता है। ऐसे में हमेशा से इंडिया में पॉलिटिक्स और बिजनेस का एक सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिला है, जहां बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके कैंपेन को सिर्फ इसीलिए फंड करते हैं ताकि वो फ्यूचर में उस पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को लाभ पहुंचा सके। हमारे देश और उसकी करंट गवर्नमेंट पर क्रोनी कैपिटलिज्म यानी स्टेट और बिजनेस के इलेजिटिमेट नेक्सस के आरोप लगते रहे हैं। वहीं लास्ट अवेलेबल क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स में भी इंडिया 9th रैंक पर था। अगर हम करंट बीजेपी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को क्लोजली फॉलो करें तो ये काफी हद तक कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन की तरफ टिल्टेड दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि अक्सर इस गवर्नमेंट पर इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने और गवर्नमेंट पॉलिसीज को उनके फेवर में बनाने का आरोप लगता रहा है। हाल ही में जब गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और क्लियरेंस से रिलेटेड लॉज में मॉडिफिकेशंस किए, या जब यूनियन बजट 2021 एंड 22 में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को इंट्रोड्यूस किया गया, तब भी इन कारणों से ऑपोजिशन द्वारा बीजेपी सरकार पर उंगलियां उठाई गई थी। यही नहीं, श्रीलंका में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान भी स्टॉप अडानी ट्विटर कैंपेन चलाया गया था, जिस बीच श्रीलंका में मोदी अडानी नेक्सस को लेकर भी कुछ अनसस्टेन्ड आरोप देखने को मिले थे। इस ऑपरेशन का प्रमुख कारण था श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हेड एमएमसी फर्डिनाडो द्वारा पार्लियामेंट्री पैनल के सामने ये टेस्टिफाई करना कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अडानी ग्रुप को पावर प्रोजेक्ट दिए जाने के लिए श्रीलंका के तत्कालीन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा को पुश किया था। लेकिन अपने स्टेटमेंट के 3 दिन बाद ही फर्डिनाडो ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। इन इल्जामों के कारण बीजेपी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और साथ ही उसकी बढ़ती कॉर्पोरेट डोनेशंस को भी जोड़ के देखा जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की अप्रैल 2022 में रिलीज हुई रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 720 करोड़ रुपीस कॉर्पोरेट डोनेशंस के रूप में मिले, जो सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को किए गए टोटल कॉर्पोरेट डोनेशन का लगभग 80% था। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी पार्टी या कॉर्पोरेट हाउसेस को निशाना बनाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे एक बात साफ हो जाती है कि इंडिया में फंडिंग को लेकर इलेक्टोरल लॉज में रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज को केवल वही डोनेशंस इलेक्शन कमीशन को डिस्क्लोज करने होते हैं जो 20,000 रुपीज या उससे बड़े अमाउंट के हों। ऐसे में इनमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखना कठिन हो जाता है। और केवल यही नहीं, 2 जनवरी 2018 को गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करके ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस देश में पॉलिटिकल फंडिंग का एक क्लीन सिस्टम एस्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेजिटिमेट तरीके से चैनलाइज करेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें डोनर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ऐसे में किसी भी डोनेशन की लेजिटिमेसी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? साथ ही पहले कॉर्पोरेट हाउसेस अपने पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का अधिकतम 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टीज को एज अ डोनेशन दे सकते थे, लेकिन अब कानून में संशोधन करके इस लिमिट को हटा दिया गया है। ऐसे में हमारे देश में पॉलिटिकल बिजनेस नेक्सस का बनना अब मुश्किल नहीं रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि बिजनेस हाउसेस जिनके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल या अपने बिजनेस गोल्स टारगेट करने के लिए किसी भी तरह के पॉलिटिकल या लेजिस्लेटिव हेल्प की जरूरत होगी, वो डोनेशन का सहारा लेकर क्रोनी कैपिटलिज्म को ही बढ़ावा देंगे। साथ ही इलेक्शन के एक्सपेंसेस को भी लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि बीते सालों में ये देखा गया है कि इलेक्शन अब आइडियोलॉजीज पे कम और एडवर्टीजमेंट्स और प्रोपेगेंडा के बेसिस पे ज्यादा लड़ा जा रहा है। अगर हम 2015 से 2020 के बीच हुए इलेक्शंस की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि इस बीच अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इलेक्शंस पर कुल 6500 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए गए, जिसमें बीजेपी का टोटल एक्सपेंडिचर 3600 करोड़ से भी ज्यादा था। यही नहीं, इन 3600 करोड़ में से 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा बीजेपी ने सिर्फ पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि ये सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स हैं। अनऑफिशियल डेटा और एस्टिमेशंस इस खर्च को कहीं ज्यादा आंकते हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमारे देश को, जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, वो किसी एक पार्टी पे अपना भरोसा दिखा रहा है।
लेकिन हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें विपक्ष का मजबूत रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के बेसिक स्ट्रक्चर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी एक अभिन्न अंग है, जो फ्री और फेयर तभी हो पाएगा जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बराबरी का अवसर मिलेगा। ऐसे में इलेक्शन फंडिंग और पॉलिटिकल डोनेशन से रिलेटेड अप्रोप्रिएट लॉज बनाकर इलेक्शन कमीशन के हाथ और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के फाइनेंसेस को ट्रांसपेरेंट और इलेक्शन की फेयरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से बीजेपी का राइज हुआ और कैसे उस राइज को यूज करते हुए पॉलिटिकल फंडिंग्स को बढ़ाया गया और क्यों पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड लॉस को अप्रोप्रिएट करने की जरूरत है। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question is, critically comment on issues involved in funding of political parties in India and their implications of governance. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।